चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th हिस्ट्री के विषय 5 का अधिकांश पॉइंट पिछले क्लास में पढ़ाए थे और शेष पॉइंट को आज हम पढ़ाएंगे। तो आज सबों को मालूम ही होगा कि आज का पॉइंट होगा अल-बिरूनी के नजर से भारतीय समाज, अर्थात अल-बिरूनी ने जो भारत में आए, उन्होंने जो भारत में देखा, तो कुछ खास चीज को आज उसी में से पढ़ना है। तो लिख लीजिए अल-बिरूनी की नजर में भारतीय समाज, यही है ना। चलिए तो एक बार पेन नीचे कीजिए। एक बार आप इसको बढ़िया से सुन लीजिए। अल-बिरूनी ने भारत में जब भ्रमण किया तो भारत में बहुत कुछ को देखा है और उन्होंने कुछ चीज पर बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा भी है। मैं थोड़ा सा एक उसके जो प्रमुख लेख हैं या जिस पर उन्होंने खास नजर डाले हैं उसके संबंध में बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत के लोग घमंडी थे। भारत के लोग को यह था कि भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है, भारत जैसे राजा दुनिया में कहीं नहीं है, भारत जैसे लोगों के दिमाग दुनिया में और कहीं नहीं है, भारत जैसे सुंदर देश और कहीं नहीं है। ये भारतीय लोगों के दिमाग में भरा हुआ था अल-बिरूनी के अनुसार। यहाँ के लोगों में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना थी। विदेशियों को यहाँ के लोग मलेच्छ अर्थात नीच समझते थे, जिसके संपर्क में आने पर अपने आप को अशुभ समझते थे। यहाँ तक कि भारतीय लोग का मानना था कि यहाँ के आग और पानी भी विदेशियों के संपर्क में आने के बाद अशुद्ध हो जाता है, अतः उसका भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब समझ सकते हैं कि विदेशियों के प्रति भारतीयों का नजर कितना नीचे था। विदेशियों को किस नजर से भारत के लोग देखते थे, इसी से अंदाज कर सकते हैं कि भारतीयों में कितना एटीट्यूड था, कितना घमंड था। होना भी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने प्रति कितना आत्मविश्वास था कि मेरा देश महान, मेरे देश दुनिया में नंबर 1, मेरे देश से बढ़ के कोई नहीं, यहाँ की व्यवस्था से बढ़ के कोई नहीं। इतनी विश्वास थी यहाँ के लोग। और भी कई चीजों को इन्होंने देखा। उसके बाद एक चीज को उन्होंने और बहुत ही अच्छा ढंग से उन्होंने वर्णन किया, वो था समाज की व्यवस्था। उसके अनुसार समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। उसके अध्ययन के उपरांत उन्होंने देखा कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण का हो गया, दूसरा क्षत्रिय का हो गया, तीसरा हो गया वैश्य का और चौथा में हो गया शूद्र का। तो यही 4 वर्ण था। अर्थात परीक्षा में भी अगर पूछा जाता है तो मुख्य रूप से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल-बिरूनी के नजर से या अल-बिरूनी के अनुसार भारतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन करें। ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं वर्ण व्यवस्था को मुख्य रूप से इसके नजर से बताऊंगा, क्योंकि और चीज को तो मैंने बता ही दिया, घमंडी राजा फजा जो भी था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट होता है इसमें वर्ण व्यवस्था का, अर्थात अल-बिरूनी के दृष्टि से भारतीय वर्ण व्यवस्था क्या हाल थी। ऐसा या करके लिखना है तो लिख लीजिए तो और बेटर रहेगा आप लोग के लिए। तो बस यही पहला पॉइंट था अल-बिरूनी के दृष्टि से भारतीय समाज, और इसी को या करके अल-बिरूनी की दृष्टि से भारतीय वर्ण व्यवस्था।
मैंने अभी भी बताया कि अल्बिरूनी ने भारत का जो भ्रमण किया तो बहुत कुछों को उन्होंने देखा और वर्णन भी किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अल्बिरूनी की दृष्टि से भारतीय वर्ण व्यवस्था। इसके अनुसार भारत 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, जिसका सबसे ऊपर स्थान था। दूसरा क्षत्रिय, जिसका उसके बाद स्थान था। और तीसरा वैश्य, तीसरा स्थान पर स्थान था। और सबसे नीचा था वही चौथा शूद्र, जो सबसे नीचा स्थान था। यही इस क्वेश्चन में भी, परीक्षा में भी अगर पूछा जाता है तो मैंने कहा भी कि यही पूछा जाता है कि अल्बिरूनी की दृष्टि से भारतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन करें। मतलब अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अल्बिरूनी ने भारत के भ्रमण के क्रम में कई भारतीय विशेषता को देखा। उसमें से एक वर्ण व्यवस्था भी था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अल्बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। वहीं पर डैश दीजिए, छोटा सा डैश। लाइने में लिखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर करके नहीं, कोमा देके लिखिएगा। उसी में ब्राह्मण, ब्राह्मण कोमा क्षत्रिय, ब्राह्मण कोमा क्षत्रिय कोमा वैश्य तथा शूद्र, पूर्ण विराम। इसमें सबसे अधिक और ऊपर स्थान ब्राह्मण का था। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र का स्थान था। मेरे भाई, इस तरह से हमने अल्बिरूनी के दृष्टि से जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। उसको हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लिखाने का प्रयास किया। अगर इस पॉइंट को लेकर कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी पूछिए। अगर कोई किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो लगते हैं कि आप लोग इसको समझ गए। अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इब्न बतूता के नजर में भारत। चलिए, तो एक बार पेन नीचे रखिए और सुन लीजिए। इब्न बतूता की नजर में भारत। आपने इब्न बतूता के विषय में समझ गए कि विदेशी यात्री थे और जब भारत आए तो भारत के कई जगहों का भ्रमण किया। और भ्रमण के क्रम में इन्होंने भारत में जो देखा उसको इन्होंने लिखा भी अपनी यात्रा वृत्तांत में। उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर इसका नजर विशेष रूप से गया है, उसी को इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है। मैं 1-2 चीज बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ के जो
नारियल थे और पान, नारियल और पान पर इसका ध्यान गया है और उसका वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ के सती प्रथा, एक हिंदू परिवार में एक सती प्रथा प्रचलन थी, उस पर इन्होंने चर्चा किया है। और एक और दास प्रथा भी प्रचलन थी, यहाँ पर दास प्रथा का भी इन्होंने वर्णन किया है बढ़िया से, और एक डाक व्यवस्था। तो आपने देखे कि मुख्य रूप से 4 चीज पर, एक नारियल और पान पर इन्होंने बढ़िया से चर्चा किया, दूसरा डाक व्यवस्था पर, सती प्रथा पर, और एक दास प्रथा पर। तो इन्हीं चारों चीज को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। परीक्षा में भी जब पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि इब्न बतूता के दृष्टि से सती प्रथा का वर्णन करें, इब्न बतूता के दृष्टि से यहाँ के डाक व्यवस्था का वर्णन करें। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इब्न बतूता और डाक व्यवस्था को शामिल करेगा। तो हम एक एक चीज करके इसमें पढ़ाएंगे आपको कि कैसे डाक व्यवस्था था, कैसे सती प्रथा थी, और फिर यहाँ पर फल और अनाज के विषय में इन्होंने क्या कहा नहीं कहा। तो सबसे पहला हम इसमें लेते हैं फले अनाज का बात कर लेते हैं। 1 नंबर में नारियल और पान के संबंध में किसका, अल-बिरूनी का विचार, सॉरी इब्न बतूता का ये लिख लीजिए आप लोग, नारियल और पान के संबंध में इब्न बतूता का विचार। मैं नारियल और पान के संबंध में बताने जा रहा हूं कि इब्न बतूता ने किस तरह से पान और नारियल का उन्होंने चर्चा किया है, बात किया है। मेरे भाई सबसे पहले नारियल को जब उन्होंने देखा तो उसको देखकर उन्होंने मानव के खोपड़ी को याद किया, और मानव के खोपड़ी मतलब घेट से ऊपर जो है, इससे उसका तुलना कर दिया। उसके जो ऊपर में रेशा होता है वो कहा मानव के बाल जैसे है। आप अंदर में जब देखिएगा तो नाक मुंह जैसे मानव का है, उसी तरह से उसमें भी आंख नाक मुंह रहता है, चीन रहता है गोले गोले। उससे उसको मानव के आंख मुंह से तुलना कर दिया, अर्थात नारियल उसको बहुत सुंदर लगा और बिल्कुल ही मानव के खोपड़ी जैसे लगा। उन्होंने उसको बहुत अध्ययन किया कि मानव का अंश है, ऐसे करके उन्होंने चर्चा किया है। इसलिए नारियल पर उन्होंने थिंक करके लिखा भी है, क्योंकि उसके दिल को बहुत छुआ नारियल ने, क्योंकि मानव के सिर से तुलना करने लगा था उसका। उसके बाद पान आ जाइए, उन्होंने भारत जब है, चूंकि जहां था वहां पर वो पान उन खाते नहीं थे, पान उन था नहीं, तो वहां पर अंगूर की खेती होता था। अंगूर भी लती ही होता है, पान भी उसी के जैसे लगभग था, लती ही था, पत्ता भी था, लेकिन उसमें फल का खाता था लोग, इसमें पत्ता खाते थे लोग। तो उस और भी इसका ध्यान दिया और देखा कि यहाँ पर बड़ी ही चौ से लोग उस पर कत्था चूना लगा के सुपारी लगाकर खाते हैं। और खाना तो दूर की बात, वो एक प्रतिष्ठा का विषय, प्रतिष्ठा का सामान बना हुआ था। कोई जब मर्द मेहमान इत्यादि गेस्ट आते थे तो उसको मान सम्मान उस पान खिला के करते थे हर जगह। यहां तक कि उन्होंने देखा कि पूजा पाठ में भी पान के पत्ते और सुपारी का प्रयोग होता है, इसलिए उन्होंने पान के पत्ते का बहुत ही बारीकी से उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात फल में अगर देखा जाए तो वह उन्होंने नारियल का सबसे महत्वपूर्ण माना, और इधर जब देखा जाए तो पान, अर्थात नारियल और पान को उन्होंने विशेष रूप से देखा और विशेष रूप से वर्णन किया है। अगर इतना समझ गए होंगे आप तो लिख सकते हैं परीक्षा में, अगर पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि इब्न बतूता ने नारियल और पान के संबंध में क्या लिखा है, इब्न बतूता ने नारियल और पान के संबंध में क्या कहा है। आप बेहिचक लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा है फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए। इब्न बतूता ने नारियल को मानव के सिर से तुलना करते हुए कहा कि यह मानव के सिर के अनुसार है। नारियल के ऊपर जो रेशा था उसे मानव के बाल से तुलना किया, और अंदर वाले भाग पर जो
अंदर वाले भाग पर जो गाढ़ा चिन्ह था उसे मानव के आंख और मुंह से तुलना किया। पैराग्राफ चेंज। इब्न बतूता ने अपने देश में उपजने वाले अंगूर की लत्ती से पान का तुलना किया और उन्होंने कहा कि पान को भारत के लोग चूना, कथा और सुपारी के साथ सिर्फ खाते ही नहीं थे बल्कि इसे मान सम्मान का भी वस्तु समझते थे। तो इस तरह से इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन करते हुए इसके महत्व को भी बताया है और मैं भी इसके महत्व को बताने लिखाने का प्रयास किया। अगर अभी भी इसको लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी बोलिए। बोलो मेरे भाई, आपकी आवाज यहां तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, आप रीड करें। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।